नमस्कार बच्चों। हम लोग कुमार संभवम को पहले पढ़ रहे थे। बीच में जो है हमने अलंकारों को पढ़ना प्रारंभ किया। आज पुनः हम कुमार संभवम को आगे बढ़ाएंगे और आगे के पद्य जो हैं वो उसको देखेंगे। इससे पहले के जो हमारे व्याख्यान हुए हैं उसमें हमने पद्य संख्या 23 तक देख लिया था कुमार संभवम को। आप लोगों को कुमार संभवम के विषय वस्तु के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके थे, इसलिए पता है कि कुमार संभवम, कुमार अर्थात कार्तिकेय, संभवम यानी उत्पत्ति। तो कुमार कार्तिकेय की उत्पत्ति जिस महाकाव्य की मूल विषय वस्तु है वो कुमार संभवम की कथा वस्तु है। और कुमार संभवम का ये जो पंचम सर्ग आपके कोर्स में चलता है, ये पंचम सर्ग जो है उसमें पार्वती के द्वारा शिव को पाने के लिए की गई तपस्या के बारे में वर्णन है और किस प्रकार से पार्वती अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठोरतम तपस्या कर कर के तपस्या का आदर्श प्रतिमान बन जाती है और अपने जो असंभव लक्ष्य है उसको संभव करके बताती है। वो स्थिति जब शिव जो है वो जो उनकी तपस्या भंग हो चुकी है, वो क्रोधित हो चुके हैं, वो कामदेव को भस्म कर चुके हैं, तो पार्वती जो है वो तपस्या के द्वारा शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करती है और शिव जो है चरम कोटि तक कष्ट पहुंच जाने पर और तपस्या में, साधना में, त्याग में और जो तपस्वियों की तरह जो आचरण है उसमें जब पार्वती सर्वोत्कृष्ट स्थिति में पहुंच जाती है तब शिव आकर के उनकी परीक्षा लेते हैं और उस परीक्षा में वो उत्तीर्ण होती है। तो आप विद्यार्थियों के ये कुमार संभवम कोर्स में इसलिए है कि हम किस प्रकार से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें और किस प्रकार से हम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हों, किस प्रकार से हम लोगों के लिए आदर्श प्रतिमान बने, इसी लक्ष्य को लेकर के ये पाठ्यक्रम में आपके पंचम सर्ग रखा गया है। तो पंचम सर्ग के 22 पद्यों के पश्चात हम 23वां पद्य आज यहाँ देखेंगे। तो क्या कहते हैं, स्थिता क्षणम पक्ष्मसु ताड़िताधरा पयोधरो उत्सेद निपात चूर्णिता वलिसु तस्याः स्खलिता प्रपेदिरे चिरेण नाभिम प्रथमोद बिंदवः। तो स्थिताः क्षणम पक्ष्मसु ताड़िताधरा पयोधरो उत्सेद निपात चूर्णिता वलिषु तस्या स्खलिता प्रपेदिरे चिरेण नाभिम प्रथमोद बिंदवः। तो यहाँ पर पार्वती जब तपस्या कर रही है और तपस्या के पश्चात, ग्रीष्म ऋतु के पश्चात जब वर्षा ऋतु आई है और वर्षा ऋतु जब आ रही है तो वर्षा की जल की बूंदें पार्वती के शरीर पर किस प्रकार ऊपर से नीचे तक की यात्रा कर रही है उसका यहाँ वर्णन है। प्रकारांतर से कालिदास पार्वती के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं कि पार्वती के शरीर की संरचना किस प्रकार की है, वो उस बारिश की बूंद के पड़ने के तरीके से कवि जो है वो विलक्षण दृष्टिकोण से यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वो जो पानी की बूंद ऊपर से गिर रही है वो कैसे पार्वती के शरीर की यात्रा कर रही है उसको देखिए आप कि क्षणम थोड़ी देर के लिए, पक्ष्मसु पलकों पर, स्थित होकर, ताड़िता अधरा, तो ताड़ित अधरा, अधर पर प्रहार करने वाली यानी अधर पर गिरने वाली, अधर को कष्ट देने वाली, यानी पानी की बूंद जब ऊपर से गिरती है तो वो होठ पर गिरती है और होठ पर पानी की बूंद के प्रहार से जो है वो लगती है पार्वती की। तो पार्वती का जैसे कहें कि ओष्ठ जो है वो सुंदर है, पुष्ट है, तो इस तरीके से वो आगे की तरफ है थोड़ा अधरोष्ठ, और फिर वो ऊपर से जब पानी की बूंद गिर रही है तो वो उसको भी पीड़ित कर रही है। इसका मतलब पार्वती की कोमलता का वर्णन कर रहे हैं, उसके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। और होठों पर प्रहार करने वाली, फिर पयोधरो उत्सेद निपात चूर्णितः, और पयोधर यानी वक्षस्थल के स्तनों के उत्सेद ऊपर के हिस्से पर यानी ऊंचे उठे हुए भाग पर, निपात गिर के, चूर्णिता की चूर चूर हुई, चूर्णिता यानी वो टुकड़ों में बिखर गई, चूर्ण हो गया, पानी की बूंद जो है वो बिखर गई। जब होठ से वो वक्षस्थल पर गिरी तो वक्षस्थल पर गिरने पर पानी की बूंद जो है वो बिखर गई। और वलिसु तस्या स्खलिता, और तस्या उस पार्वती की, वलिशु
वलियों में मतलब पेट में जो सल पड़े हुए हैं उन सलों में। अब पेट में सल पड़ते तब हैं जब हम बैठते हैं तो जो चमड़ी है वो सिकुड़ जाती है और उसमें सल पड़ते हैं। यदि शरीर में मेद ज़्यादा हो, चर्बी ज़्यादा हो तो चर्बी वो जो चमड़ी है वो फैल जाती है और फिर उसमें सल नहीं पड़ते। तो यहाँ पर पार्वती के शरीर की जो परिपुष्ट संरचना है उसको भी प्रकारांतर से कालिदास कर रहे हैं कि जो 3 लड़ियाँ हैं उनमें रुक रुक कर गिरती हुई, है ना। तो वलिषु तस्या स्खलितः, तो उसकी जो लड़ियाँ हैं, पेट की जो बल हैं उनमें, उन बलों में, तस्या उसके उसके पेट के उन बलों में, यानी उनकी जो 3 बलियों में या उसके जो सल पड़े हुए हैं उनमें स्खलिता गिरती हुई और चिरेण देर से नाभि तक प्रपेदिरे पहुँची प्रथमोद बिंदवः, पहले जल की बूंदें। पहले जल की बूंदें जो है वो पहले पलकों पर गिरती है, फिर वहाँ से अधरों पर प्रहार करती है, फिर वहाँ से वक्षस्थल पर गिरकर बिखर जाती है और फिर पार्वती के पेट की जो वलियाँ हैं उनमें स्खलित होते हुए नाभि तक वो देर से पहुँचती है। इसका मतलब ये है कि शरीर की संरचना बिल्कुल सीधी सपाट नहीं है, बल्कि जहाँ नीचे होना चाहिए शरीर वहाँ नीचा है, जहाँ ऊंचा होना चाहिए वहाँ ऊंचा है। इसका मतलब यह है कि शरीर में जो संरचनागत जो सौंदर्य कम ज़्यादा जैसा होना चाहिए जिस जगह से, वैसा है। इस बात को यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो पलकों पर गिरती है, यानी पलकें आगे बढ़ी हुई है, इसलिए पलकें बड़ी है। सौंदर्य के प्रतिमानों में पलकें बड़ी होनी चाहिए, तो पलकें बड़ी है तो पानी की बूंद पलकों पर गिर रही है। होठों पर प्रहार कर रही है, यानी होठ जो है वो परिपुष्ट है, जो जिसे कहें कि थोड़ा आगे की तरफ है तो वो होठ पर प्रहार कर रही है, और प्रहार कर रही है तो वो मतलब कोमल भी है। वक्षस्थल जो है वो परिपुष्ट है, तो वक्षस्थल पेट से जो है ऊपर की तरफ है, वो पानी की बूंद जो है होठ से जो है वो वक्षस्थल पर गिरती है, और जब ऊंचाई से गिरती है तो वो छिन्न भिन्न हो जाती है, यानी कि बिखर जाती है और चूर्ण हो जाता है उसका। वलिषु तस्या स्खलिता, और पेट में जो सल पड़े हुए हैं उनमें वो ऐसे ही लुढ़कती हुई जाती है, तो स्खलिता, तो लुढ़कते हुए वो प्रपेदिरे पहुँची। कब पहुँची? चिरेण, देर से पहुँची। कहाँ पहुँची? नाभि में क्या? प्रथमोद बिंदव, पहले जल की बूंद। तो पहले जल की जो बूंदें हैं उस पलकों पर थोड़ी देर ठहर कर अधरों पर प्रहार करते हुए वक्षस्थल पर गिरकर चूर्ण चूर्ण होते हुए उसके पेट की वलियों में स्खलित होते हुए नाभि में पानी की जल की जो पहली बूंदें हैं, नए जल की जो बूंदें हैं, वो चिरेण प्रपेदिरे, देर से जो है वो पहुँची। तो क्षण भर के लिए तस्या, उस पार्वती की पक्ष्मसु पलकों पर स्थित ठहरते हुए, तो ताड़ित अधरों पर प्रहार करते हुए प्रथमोत्सेद निपात चूर्णितः, तो पयोधरोत्सेद निपात चूर्णितः, वक्षस्थल की ऊंचाई पर गिर करके और चूर्ण होते हुए यानी बिखरते हुए, वलिषु स्खलिता, पेट की लड़ियों में, पेट के सलों में, पेट की सिलवटों में, पेट की बल जो पड़े हुए हैं उसमें स्खलिता, लुढ़कते हुए, और चिरेण, बहुत देर से, नाभि तक प्रपेदिरे पहुँची। प्रथमोद बिंदवः, पानी की जल की जो बूंदें हैं, नए पानी की जल की बूंदें जो है वो चिरेण, देर से, नाभि में प्रपेदिरे, नाभि तक पहुँची। तो एक बार और देखें कि क्षण भर के लिए तस्या, उस पार्वती के पक्ष्मसु पलकों पर स्थिता, ठहरती हुई, ताड़ित अधरों पर प्रहार करने वाली, पयोधरोत्सेद निपात चूर्णितः, वक्षस्थल की ऊंचाई पर गिरते हुए, चूर्ण होती हुई, बिखरती हुई, प्रथमोद बिंदवः, पहले जल की नई बूंदें जो है वो चिरेण, देर से, नाभि तक प्रपेदिरे पहुँची। तो पहली पानी की बूंदें है ना, प्रथम उद बिंदवः, प्रथमे उदकस्य बिंदवः इति प्रथमोद बिंदवः, पहले जल की बूंदे। स्थिता में स्था धातु है और त प्रत्यय है। प्रपेदिरे में लिट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, यहाँ प्र उपसर्ग है और पत धातु है गिरने के अर्थ में। तो पहुँचने, वहाँ से नीचे गिरने, पहुँचने के अर्थ में। स्खलिता में भी त प्रत्यय है स्खल के साथ,
और चूर्णिता में चूर्ण और त प्रत्यय है, तो पयोधरो उपसेद चूर्णिता। और इसके अलावा जो है आपका यहाँ पर परिकर अलंकार है, जहाँ अभिप्राय सहित विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ जो विशेषण के प्रयोग किए गए हैं वो पार्वती के सौंदर्य का वर्णन करने के दृष्टिकोण से किए गए हैं, इसलिए यहाँ पर जो है परिकर अलंकार है। शरीर की स्थिति जो है वो विशेषणों से व्यंजित होती है। तो सौंदर्य की व्यंजना की है, जल के गिरने का वर्णन किया है, लेकिन प्रकारांतर से सौंदर्य की व्यंजना है यहाँ पर। तो जो है मुख बंद है, पलकें बड़ी है, घनी है, स्तन जो है वो कठोर है, और इसके अलावा नाभि जो है वो निश्चल है शरीर, और नाभि जो है वो गहरी है। ये सारा जो है प्रकारांतर से सौंदर्य का वर्णन कवि ने किया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पानी की बूंद के गिरने का वर्णन करने के बहाने कवि जो है वो पार्वती के सौंदर्य और उसके शारीरिक संरचना की जो है उत्कृष्ट प्रतिमानों को वर्णन करते हुए इस पद्य में जो है वो कह रहे हैं कि पानी की जल की बूंद पलकों पर ठहरते हुए, अधरों पर प्रहार करते हुए, वक्ष स्थल पर गिरते हुए, पेट की लड़ियों में लुढ़कते हुए नाभि की गहराई तक देर से पहुंची। तो हर अंग शरीर का जैसा होना चाहिए वैसा है। इसको जो है पानी की बूंद की यात्रा के माध्यम से कवि व्यंजित कर रहा है। तो सुंदर जो है यहाँ पर वर्णन कवि ने किया है।